से आपकी जो जीएस की क्लास है स्टार्ट हो रही है। इस क्लास में आपको एलटी ग्रेड के साथ जेआईसी प्रवक्ता, आरओ और यूपी पीसीएस के लिए जीएस के अंतर्गत सबसे पहले ये जो क्लास आपको मिल रही है, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं वहाँ पर इन पॉइंट्स से क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वन लाइनर के रूप में आपको जिस्ट प्रोवाइड की जा रही है और ये जो सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो जीएस का लेवल होता है वो लगभग सेम ही रहता है। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी कुछ बदला है और अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी कठिन से कठिनतम होती चली जा रही है। तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी और ख़ास तौर से जो पॉइंट्स यहाँ पर शामिल किए गए हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से प्रश्नों को एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं, अपना स्कोर औरों से बेहतर करके अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का यह बूस्टर 1 है। क्रमशः आपको अब करंट अफेयर हो गया, बाकी जो अलग अलग विषय हैं उनके टॉपिक वाइज आपको जीएस मिलता रहेगा। तो सारे जो जीएस होंगे वो बूस्टर के रूप में ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर कम समय में मैक्सिमम आपको जो मटेरियल है प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात करें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसको आप 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। ये जो कालखंड हैं ये कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रागैतिहासिक काल, मतलब जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब ये समय बीत तो चुका है लेकिन इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, ये प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब यहाँ पर लिपि तो मिल गई है, लिखने के साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन ये अपठ्य हैं, मतलब इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके इतिहास के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली घटनाक्रम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर हमको लिपि प्राप्त होती है, यहीं से इतिहास स्टार्ट होता है और एक तरीके से जो लिखित इतिहास मिलता है जिसको आप ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये समय स्टार्ट होता है, यहाँ से लिखित इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो फिलहाल बात करेंगे, अगर हम पाषाण काल के बारे में बात करें तो पाषाण काल को भी यहाँ पर 3 खंडों में आप बांट सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण और तीसरा हो जाएगा नवपाषाण। तो जैसे कि आप जानते हैं ना, पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो ये वो समय था जब मनुष्य का जो जीवन था वो पत्थर पर ही आधारित था। पत्थर के घर, पत्थर के औजार, पत्थरों की सहायता से शिकार, पत्थरों की सहायता से शिकार का रूप बदलना, मतलब उसको कूटना, पीटना, खाना। तो ये पाषाण काल है। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर इसको जो पूरा पाषाण कहा गया, तो पूरा पाषाण मतलब ऐसा समय जब मनुष्य शुद्ध रूप से सिर्फ पाषाण पर ही निर्मित मतलब अभ्यस्त था, लेकिन मध्य पाषाण में वो पाषाण को अपने अनुरूप ढालने लग गया, उसमें धार देने लगा, उसका आकार बदलने लगा। नवपाषाण काल में तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो थोड़ी इम्प्रूव्ड हो गई थी। तो आप पाषाण काल को यहाँ पर इस प्रकार से बांट सकते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, और यहाँ पर जो क्रोड उपकरण आपको मिलते हैं, क्रोड उपकरण जैसे कि हस्त कुठार, खंडक या विदारणी। दूसरा आपका होता है यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण। इसमें क्या था, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, फलक आधारित जो हथियार थे वो मिलते हैं। और तीसरा है आपका उच्च पूरा पाषाण। तो इसमें क्या था ना, थोड़ा सा धार वोर लगा दिया गया था, खुरचनी टाइप। तो ठीक है, खैर इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण के रूप में इसे बांटा गया है। भारत में 1863 का जो सन है ये प्राचीन इतिहास की स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जो है ना हमें अनुसंधान करने के लिए जो साक्ष्य हैं वो मिलना स्टार्ट हो गया था। एग्जैक्टली क्या हुआ था, 1863 में तमिलनाडु चेन्नई के पास पल्लवरम नामक एक स्थान है, वहाँ से पहला हैंड एक्स मिला था, जो
कुल्हाड़ी होती है ना, वो प्राप्त हुआ था और इसे खोजा था रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, और इसके बाद से ही ये हमें पता चला कि कुछ ऐसी संस्कृति, कुछ ऐसी सभ्यताएं धरती पर मौजूद रही हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में तमिलनाडु चेन्नई के पास पल्लवरम से पहला हैंड एक्स जो है प्राप्त किया था। पशुपालन का शुभारंभ कब हुआ? पशुपालन जो था ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान देना कि पशुपालन जो है ना, ये मध्य पाषाण काल से स्टार्ट किया गया था, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलें तो जैसे कि पशुपालन का जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिलता है? कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं कि जो पशुपालन का साक्ष्य है ये कहाँ से मिलता है। तो ध्यान देना कि पशुपालन का जो साक्ष्य है ये हमें आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम जो नदी है उसके तट पर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, आदमगढ़ से मिलता है और बागोर से मिलता है। बागोर कहाँ पर? राजस्थान में है। और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और माना जाता है कि मध्य पाषाण काल से जब बाहर थोड़ा सा निकला गया, इंसान को पता चला कि पशुओं से सिर्फ मांस ही नहीं, इनसे दूध भी मिल सकता है, इनसे सेफ्टी भी मिल सकती है। देखो, पशु भी धीरे धीरे इंसान की ओर आकर्षित होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि जो कुत्ता होता है उसको पता चल गया था कि मानव के साथ रहने में उसका जो जीवन है वो आसानी से बीत सकता है। कुत्ते इमोशनल भी होते हैं, जहाँ पर इंसानों की गैदरिंग होती है वहाँ पर कुत्ते आसानी से पहुँच जाते हैं। तो बस वही था कि वो उनकी हेल्प करने लगे, इंसान को भी लगा कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। तो पशुपालन का प्रारंभ यहीं से स्टार्ट होता है, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, अब तक जो है 700 से अधिक जो शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय मतलब शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। और आश्रय मतलब समझ रहे हैं ना? तो जैसे कि पत्थर के रहने के जो स्थान होते हैं वो अब तक 700 से अधिक खोजे गए हैं। अभी और भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि कुछ खोजें अभी ना हुई हैं। इसके बाद बात करें खाद्यान्नों का उत्पादन। इंसान को ये लगा कि जैसे उसने फल देखा होगा, उसको खाना स्टार्ट किया, कुछ फसलें उसको उस दाने पसंद आए होंगे और उसे लगा कि इसे उगाया जा सकता है। देखो, मानव में जो मानव की एक जन्मजात बुद्धि होती है वो तो तब भी काम कर रही थी। तो खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो जब स्टार्ट हुआ तो हम वहीं से मानते हैं कि ये नवपाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल से ऊपर उठ गए हम। पहले क्या था? शुद्ध रूप से पत्थर पर थे, फिर पशुओं को पाला, फिर पशुओं के बाद हमने थोड़ा इनोवेशन किया ना, हमें लगा कि यार हम तो खाद्यान्नों का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कहा कि चलो ये नवपाषाण काल होगा, नया पाषाण काल है ये। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल, ये देखो ध्यान रखना, जब तक जो है लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल है वो बलूचिस्तान में स्थित जो मेहरगढ़ है उसे माना जाता था। लेकिन जब लहुरा देव की खोज हुई, लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, और यहाँ से जब चावल खोजा गया तो हमने ये माना कि अगर भारतीय महाद्वीप के बारे में बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में लहुरा देव में चावल उत्पादन जो है किया जाता था, चावल उगाया जाता था। तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य स्थल है वो लहुरा देव है। कई बार विकल्प में, हालांकि अब नहीं लगता, अब तो चेंज हो गया होगा, लेकिन कई बार जब विकल्प में लहुरा देव नहीं रहता है तो विकल्प में मेहरगढ़ रहता है, तो मेहरगढ़ को ही आप सही मानेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन जो खाद्यान्न इंसानों ने खाना शुरू किया था वो कौन सा था? मतलब गेहूँ, जौ या फिर चावल? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले जो था ईरान के आसपास जौ उगाया गया था, ईरान के आसपास। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर चावल ही उगाया गया था। देखो, चावल का जो साक्ष्य था हमें क्रमशः प्राप्त होता है। जैसे कि जब तक हमें लहुरा देव प्राप्त नहीं था, हम ये मानते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है गेहूँ उगाया गया था। ये गेहूँ जो था वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास उगाया गया था, और ये माना गया था कि 7000 ईसा पूर्व के अब उससे 500 साल बाद जो है चावल उगाया गया था। ये भी जो चावल उगाया गया था वो बेलन नदी के तट पर कोल्डीहवा नामक स्थान है प्रयागराज में, वहाँ पर उगाया गया। लेकिन अब सबसे पहले तो आप समझिए कि सबसे पहले जो अन्न आया वो जौ था, फिर चावल था, फिर गेहूँ था। ठीक है, अब जो नई खोज हुई है उसके मुताबिक सबसे पहले जो इंसानों ने अन्न उपजाना शुरू किया था, सबसे पहले जौ, उसके बाद फिर चावल, चावल के बाद फिर हमने खाना स्टार्ट किया था क्या? गेहूँ। ठीक है, तो ये क्रम बनता है आपका। मक्का का जो प्रथम साक्ष्य है वो मैक्सिको से मिलता है। माना जाता है कि मैक्सिको में मक्का का उत्पादन होता था 6000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, और चावल का लहुरा देव से जो पहले साक्ष्य मिला था वो कोल्डीहवा से मिला था, मैंने बताया आपको अभी। और फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर 6500 BC के आसपास चावल उगाया जाता था। बेलन नदी प्रयागराज
के तट पर स्थित है कोल्डी हवा। ठीक है। मेहरगढ़ से पाषाण काल से हड़प्पा तक के अवशेष मिलते हैं। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि मेहरगढ़ से पाषाण काल से हड़प्पा तक के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो अवशेष में प्राप्त होता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, वहाँ पाषाण काल से लेकर यानी कि जो सबसे प्राचीन अवशेष हैं वहाँ से लेकर हड़प्पा तक के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के जो अवशेष हैं लिखित रूप में हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका जो लिपि है उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर इतिहास एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्योंकि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल ये मिला है बुरझूम से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और इसके बाद है आग की खोज कब हुई थी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं आग की जो खोज हुई थी सबसे पहले ये नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है। और धातुओं में देखो, आग की खोज हुई और खेती का शुभारंभ, ये दो काम जो थे नवपाषाण काल में स्टार्ट हुए थे। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू किया गया था, यानी कि लोहे से पहले जो है तांबे का ज्ञान जो है इंसान को था। ठीक है। और ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं, ताम्रपाषाण युग, इसको चालकोलिथिक काल भी कहते हैं। तो ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं ये आपको दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिलेंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेंगी, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलेंगी, दक्षिण पूर्व भारत में भी ये बस्तियां मिलती हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व राजस्थान में अहाड़, क्या नाम है, अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद, ये नाम याद रखना। अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद, ये सारे जो पुरास्थल हैं, ये सारे पुरास्थल जो हैं ये बनास घाटी में स्थित हैं। ठीक है। बनास घाटी दक्षिण पूर्व राजस्थान में आपको अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद मिलेंगे। और ये जो अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद है, इनको बनास संस्कृति के अंतर्गत जो है हम मान लेते हैं, कारण ये बनास घाटी में स्थित है, एक ही लोकेशन पर स्थित है, तो इनको हमने मान लिया कि यह बनास संस्कृति है इनकी। ठीक है। कायथा संस्कृति के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। कायथा संस्कृति की 40 बस्तियां जो हैं मालवा से प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखना। और बात करें अगर जोरवे संस्कृति के बारे में से, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है और इसका जो समय है वो 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व है। ठीक है। तो पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे नामक स्थान है, नेवासा और दायमाबाद, ये 3 स्थान हैं जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जाते हैं जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। क्योंकि बात यहाँ पर जोरवे संस्कृति क्यों कहा गया, क्योंकि जोरवे नामक स्थान से इसके जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले खोजे गए थे, तो इसलिए इसे जोरवे संस्कृति कहा गया। ध्यान देना कि दायमाबाद के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब तक जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो है ना हमें 200 ज्ञात स्थल प्राप्त हुए हैं, उसमें दायमाबाद सबसे बड़ा है। दायमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित भी है, तो ये भी आप याद रखना। नेवासा, नेवासा है ना, ये जोरवे स्थल है, तो यहाँ से हमें पटसन का उदाहरण मिलता है। पटसन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, मतलब पटसन उगाया जाता था, प्रयोग मिलाया जाता था। कहाँ पर, जोरवे स्थल नेवासा। नेवासा कहाँ पर है, तो ये भी मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में। ठीक है। जोरवे, नेवासा, दायमाबाद याद रखना। इसके बाद जोरवे संस्कृति में मृतकों को, ध्यान देना, जो मृतक होते थे उनको घरे में दफनाने की जो परंपरा होती है, ये जोरवे संस्कृति यानी कि महाराष्ट्र में भी मिलती है और दक्षिण भारत में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर दिशा का अंतर है। जोरवे संस्कृति में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि महाराष्ट्र में जो लाश दफनाई जाती थी वो नॉर्थ टू साउथ दफनाई जाती थी इस प्रकार से। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भी घरों के अंदर फर्श के नीचे जो शव थे वो दफनाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर पूर्व और पश्चिम दफनाए जाते थे, ईस्ट और वेस्ट दफनाए जाते थे। ये मुख्य अंतर है। देखो अब क्योंकि परंपरा बदल रही है तो हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो ध्यान से हर बात को सुनिए। ठीक है। और पेशेंस, धैर्य, ये सफलता की पहली शर्त होती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं मानूंगा कि आपके अंदर पर्याप्त धैर्य है और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्या हुआ था, 1861 में भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1861 की बात करें तो 1861 में क्या हुआ था कि
कि पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। और फिर 1901 के बारे में बात करें तो 1901 में लॉर्ड कर्जन का समय था ये, और इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में इसे केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है। और हड्डी के जो उपकरण हैं ये महदहा और सराय नाहर से मिलते हैं। महदहा, दमदमा और सराय नाहर, महदहा, दमदमा और सराय नाहर, ये तीनों स्थान जो हैं ये प्रतापगढ़ में स्थित हैं। ठीक है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि महदहा, लखैया, पैसरा और बीरभानपुर को आपको स्टेट करना था पश्चिम से पूर्व के क्रम में। ठीक है। यानी कि ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो हमें इस क्रम में आगे बढ़ना है, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ना है। सबसे पहले आएगा प्रतापगढ़ का महदहा। ठीक है। इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर का लखैया, फिर आएगा बिहार का पैसरा, और फिर अंत में आता है पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर। ये कई बार क्रम पूछा गया है, इसको ज़रूर याद रख लेना। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ही क्रम से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान देना, दमदमा से। दमदमा कहाँ पर स्थित है, तो दमदमा जो है ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, महदहा, दमदमा और लखैया, ये जो 3 स्थान हैं, एक महदहा, दमदमा और सराय नाहर, ये तीनों स्थान प्रतापगढ़ से आपको प्राप्त होते हैं। और ये जो आपका लखैया है ये मिर्ज़ापुर में है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। लखैया कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में है। आगे बढ़ते हैं और देखो, अब भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है ये हथनौरा से मिलता है। अगर आपको दिखाई कम दे रहा है, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ टॉप राइट पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको सेटिंग की बटन मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना। तो इसके बाद उसमें ना हाईएस्ट पे क्लिक कर देना, आपको जो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हथनौरा जो है, ध्यान देना, हथनौरा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर सबसे पहले भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी कि सबसे पहले मानव जो था वो मध्य प्रदेश में ही रहना स्टार्ट किया था, हथनौरा के आसपास। और हथनौरा की जो खोज हुई है 1982 में की गई थी, 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। ठीक है। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के तट में स्थित है। ठीक है। मानव द्वारा प्रयुक्त जो पहला अनाज था जौ था, ये मैंने आपको बताया था। जौ की जो खोज हुई थी यह ईरान के आसपास भूमध्य सागर के पास उगाया जाता था 8000 BC में। तो सबसे पहले तो जौ उगाया गया था। जौ का समय देखें तो यह 8000 BC है। उसके बाद ये कहाँ पर उगाया गया था, ये ईरान के आसपास उगाया गया था। इसके बाद फिर चावल उगाया गया। वर्तमान समय में देखा जाए तो संत कबीर नगर में जो स्थित है, तो संत कबीर नगर के लहुरादेव से चावल मिलता है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो जो गेहूं का प्रमाण मिलता है, मैंने आपको बताया था कि जो गेहूं का प्रमाण मिलता है ये मेहरगढ़ से मिलता है, बलूचिस्तान में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्रम आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं लहुरादेव संत कबीर नगर से हैं। अगर विकल्प में रहेगा तो लहुरादेव लगाइएगा, अगर विकल्प में लहुरादेव नहीं रहता है तो आप मेहरगढ़ लगा सकते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे जो क्रम से एक बार देख लेते हैं। लहुरादेव 9000 BC से लेकर 8000 BC तक राइस प्रोडक्शन, चावल का उत्पादन जो है लहुरादेव में माना जाता है। फिर मेहरगढ़ में गेहूँ 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से गेहूँ के प्रमाण मिलते हैं। और गोल्डीमा से 6500 ईसा पूर्व में चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूँ पहले आया, लेकिन यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं अब कि लहुरादेव में भी उससे पहले, गेहूँ से पहले चावल उगाया जाता था। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है और इसे कैल्कोलिथिक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नौदा टोली कहाँ पर स्थित है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान देना कि नौदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और नौदा टोली का जो उत्खनन था यह HD सांकलिया ने करवाया था, जो कि प्रोफेसर थे डेक्कन कॉलेज पूना में। और विश्व का सबसे बड़ा जो ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसका नाम क्या है, तो यह नौदा टोली ही है। कई महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु जुड़ते हैं नौदा टोली से। ठीक है। इसके बाद जो राख का टीला है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान देना, राख का टीला संगनकल्लू से प्राप्त होता है। संगनकल्लू मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे बड़ा उदाहरण यहीं पर मिलता है। इसकी खोज 1957 में VS वाकड़कर ने की थी। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है।
गैरी मृदुभांड OCP की जो खोज हुई थी यह हस्तिनापुर से हुई थी 1950 के आसपास। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल के द्वारा करवाई गई थी। और ध्यान देना कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको रीनेम किया गया था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी जो क्लासेज आपकी चल रही हैं छोटी छोटी क्लासेज रखी जा रही हैं, कारण मुझे पता है कि अभी आप लंबी क्लासेस लेंगे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा समय देके आप औरों से बहुत आगे रहेंगे, इतना भरोसा आप लोग रखिएगा। करंट अफेयर और GS की जितने भी बूस्टर डोज यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे आपको देखने होंगे, तभी जाके आपको सफलता मतलब मिलेगी। सफलता के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर कोई इम्प्रूवमेंट, अगर कोई सुझाव है, अगर आपको मतलब जो कुछ भी आपके विचार हैं बिल्कुल आप बेधड़क लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं सभी को स्वागत करूंगा और मुझे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपकी राय को जानना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस चैनल के बारे में क्या आप पहले से जुड़े हैं या फिर आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो उसकी जानकारी आपको कैसे मिली और आपको ये चैनल लगा कैसे। ठीक है, शेष अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 2 क्लासेज मिलेंगी, एक करंट अफेयर के लिए और एक GS के लिए। ठीक है, और ये क्लासेज आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ख़ास तौर से जो लोग सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की, GIC प्रवक्ता की, और साथ ही साथ UP PCS और RO के लिए तो यह रामबाण सीरीज है। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे, सी यू अगेन।